गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले क्लास में हम लोग एंड किए थे। याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डायपोल पर लगने वाला टॉर्क, फिर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था हमने, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉर्क वही बोले हम, और फिर उस पर आने वाला पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, है ना, जो कि माइनस पी कॉस थीटा कुछ करके आया था। और पी कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं पी डॉट ही, क्योंकि हमने पढ़ा है ए डॉट भी हमारा ए बी कॉस थीटा होता है। तो आज का कंडीशन क्या है कि वर्क डन निकालना। हम आपको पहले भी बताए थे पिछले क्लास के लास्ट में कि हम वर्क डन पढ़ेंगे। वर्क डन बाय द टॉर्क, मतलब रोटेट करने में क्या वर्क डन लगेगा ये देखना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था हमारा? यूनिफॉर्म। याद होगा आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था हमारा? यूनिफॉर्म। और उसमें हमको क्या करना है? डायपोल को रोटेट करना है। डायपोल को क्या करना है? रोटेट करना है और देखना है कि क्या रिजल्ट आता है हमारा उसके वर्क डन का। तो मान लो पहले एक डायपोल ऐसे था इधर P, जिसने एंगल θ1 क्रिएट किया हुआ था। अब वो रोटेट करके इस पोजीशन पे पहुंच गया है, जिसने अब एंगल θ2 बना लिया है, और आपको यहाँ निकालना है वर्क डन। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन था और ये इसका सेकंड पोजीशन है। यानी हम कह सकते हैं कि एक इनिशियल है और एक फाइनल है, और आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन होता क्या है? तो वर्क डन को हम लोग कहते हैं डेल्टा यू माइनस में, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और इस केस में वर्क डन क्या होता है? माइनस डेल्टा यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल वाला यानी सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन का, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं u इनिशियल माइनस u फाइनल। ठीक है, अब हमने u का जो फॉर्मूला पढ़ा था तो वो u का फॉर्मूला था माइनस पी कॉस थीटा, है ना। अब ये यहाँ रखिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस पी कॉस θ1 प्लस पी कॉस θ2। अब अगर हम यहाँ से p कॉमन ले लें तो रिजल्ट हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1 W वर्क डन। इसको नोट करिए, ये वर्क डन का रिजल्ट हो गया। अब एक बात याद करिए, हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि u कब जीरो होता है? एट थीटा 90 डिग्री पे u जीरो होता है ना। ठीक है, तो ये, और उसमें भी और कुछ बताए थे हम लोग कि u आपका, एक चीज़ और बताए थे कि u आपका 0 डिग्री पे, थीटा अगर हम 0 डिग्री रख दें तो u आपका माइनस पी, और थीटा 180 डिग्री रख दें तो u आपका प्लस पी होता था। याद आ रहा है कुछ? तो इन दोनों पे, इसको पहले आप नोट करो, इन दोनों पे हम बात करेंगे अस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, आराम से इसको नोट करिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, 1 सेकंड के अंदर हो गया है नोट। ठीक है, अब देखो जो चीज़ हमको देखना है पहले, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या देखा कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो u जीरो होता है ना। तो देखो यहाँ से एक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन आ सकता है। ये वर्क डन है क्या? इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये वर्क डन है क्या? u आई माइनस यू एफ ही तो है, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, अब ये रिफरेंस अगर तुम समझो इसको कि एक ऐसा रिफरेंस हो गया जहाँ पर बेसिक अगर हम रखें एंगल तो u हमेशा जीरो होगा।
तो अगर हम इनिशियल जीरो मान लें यानी थीटा 90 डिग्री मान लें तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जितना तुम उसको रोटेट करोगे उस हिसाब से तुमको पता चल जाएगा कि उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे देखो जीरो माइनस यू फाइनल इक्वल्स हो जाएगा पी कॉस थीटा। अगर हम इसको बात समझें ऐसे तो यू फाइनल हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। तो एक और डिफिनीशन दिया जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी का कि इट इज द वर्क डन टू रोटेट, इट इज द वर्क डन टू रोटेट एनी डायपोल व्हेन इनिशियली इट इज प्लेस्ड सच दैट द डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर शुरू में इस तरह से डायपोल रखा जाए कि डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसको रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वहाँ से हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल सकता है। अब वैसे एक और हम लोग कंडीशन तो देखें ही, दोनों कंडीशन से आप उसके डिफिनीशन को डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफिनीशन हो गया एक तरह से आपको ऐसे कि जैसे हम एक रेफरेंस ले लिए हैं कि कहाँ पर वो जीरो होगा, उसके बाद वहाँ से हम उसके ऊपर का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका फॉर्मूला mgh था, याद है। और mgh में क्या होता था कि उस ग्राउंड फ्रेम में यानी हम जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे h को जीरो मानते थे और वहाँ पर u जीरो ले लेते थे, फिर वहाँ से जितना ऊपर इंक्रीज किए उतना हमारा mgh फॉर्मूला लगता था। तो जैसे भी आप याद करो, ये तो इसका काम हो गया। अब इसकी बात करते हैं 0 डिग्री की और 180 डिग्री की। 0 डिग्री कब होगा? जब P और E सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। अब 180 डिग्री कब होगा? जब P और E अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसकी भी बातें करते हैं। देखो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसके अंदर एक डायपोल ऐसे रखा गया है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख ही रहा है हमको, डायपोल मोमेंट। क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो याद होगा आपको, हम बताए थे पिछले क्लास में कि ये आपका इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है QE इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स लग रहा है QE इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स जीरो भी है और नेट टॉर्क भी जीरो है क्योंकि दोनों फोर्स सेंटर से क्रॉस कर रहे थे। इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल या अनस्टेबल? सोचने वाला बात है। तो देखते हैं अस्टेबल है या अनस्टेबल है। दो तरह से इसको समझेंगे। तो मान लो इसको हम डिस्प्लेस कर दिए इस तरफ +Q और -Q, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। अब बताओ, फोर्स वाले केस में जब हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल पढ़ते थे तो क्या बताया गया था, याद है कुछ? कि जिस तरफ हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब अगर हम उसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करें पार्टिकल को, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किए हैं उसके अपोजिट पे फोर्स लगे और वो उसको मीन पोजीशन तक वापस लेके आना चाहे तो ये स्टेबल होता था। और अगर ऐसा हो कि हमने डिस्प्लेस किया है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता था जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, याद है ना, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही आपका नेट फोर्स लग जाए, यानी कि वो उसको मीन पोजीशन पे नहीं लेके जा रहा है, मीन पोजीशन से अवे लेके जा रहा है, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते थे। याद है आप लोग को? ठीक है। तो अब यहां देखो क्या होगा। P का डायरेक्शन देखो अगर ध्यान से, P का डायरेक्शन तो इस तरफ है और E का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था हमारा? तो टॉर्क का फॉर्मूला था, इससे दिखेगा नहीं क्योंकि रेड है तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो यहां देख लो। टॉर्क का फॉर्मूला था हमारा P क्रॉस E। क्या था? P क्रॉस E, ठीक है।
तो ये इधर आएगा तो इनवर्ड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के। तो ये क्या करना चाहेगा, तुमको उसी पोजीशन में फिर से वापस लाना चाहेगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अस्टेबल। ये इक्विलिब्रियम हो गया अस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक बात और समझो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें तो पी और ई सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा 0 डिग्री है और यू का फॉर्मूला आ जाएगा -p आएगा ना, जो भी हम लोग देखे थे। तो देखो यू भी यहाँ मिनिमम है, तो ये ऐसे भी समझ सकते थे, जिसमें यू मिनिमम होगा एनर्जी मिनिमम होता है, तो वैसे भी आपका क्या होता है, वो अस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इससे समझिए और उससे समझिए, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा केस क्या हो सकता था, अपोजिट डायरेक्शन वाला। अपोजिट डायरेक्शन वाले के लिए तो अगर यू से समझोगे तो बहुत साफ है कि थीटा 180 पे हमारा यू पी है, जो कि मेरा मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये अनस्टेबल होगा अगर यू से समझे तो। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और हम इलेक्ट्रिक फील्ड से समझे तो कैसे होगा, मतलब ये इसके थीटा के डायरेक्शन से देखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक ऐसा ही डायपोल रखते हैं हम लोग, इस पे +q और इस पे -q। डायपोल इस तरफ है अभी फिलहाल, जिसका डायपोल मोमेंट। अब इसको डिस्प्लेस करो इस तरह से, यहाँ -q और यहाँ +q। एंगल तुम्हारा थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो देखो टॉर्क भी क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो सोचो, टॉर्क क्या था हमारा, P क्रॉस E। P किधर है, इस तरफ है ना, P इस तरफ, और उसको E की तरफ से रोटेट करो और देखो क्या आता है, बताओ जल्दी। हाँ, तो क्या बोल रहे थे अभी हम, देखो क्या बोल रहे थे कि ये इधर देखो ना, इसका P इधर है ना, इस डायरेक्शन में, तो क्रॉस करो ना ऐसे P की तरफ, देखो P की तरफ है और E की तरफ करेंगे हम लोग, कर्ल किए बाहर की ओर आ रहा है, यानी इसका जो है आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। देखो इस वाले में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा था, इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे, ठीक है, इस बार ऐसे क्लॉकवाइज। तो ये भी एंटी क्लॉक और ये भी एंटी क्लॉक, यानी यहाँ से ऐसे आना चाहता है, देखो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सपोर्ट कर रहा है उस रोटेशन को जो आपने दिया है। इसका मतलब कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, ठीक है, हो गया नोट। चलो आगे चलते हैं अब। अब समझो एक बात को, इसके आगे क्वेश्चन, एक्चुअली बात को क्या, क्वेश्चन ही समझो पहले। मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एक डायपोल तुम्हारा अभी 30 डिग्री पे है, एक काम करो 37 डिग्री पे है, और इसको 53 डिग्री पे लेके जाना है तुमको, ठीक है। डायपोल मोमेंट P ही है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको बताना है कि इसका वर्क डन कितना हुआ। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुतरू वाला है। बन गया, नहीं बना, बन ही गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इजी सा तो क्वेश्चन है। एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, P cos θ2 माइनस cos θ1 था ना फॉर्मूला, ठीक है। तो θ1 हमारा 37 डिग्री और θ2 53 डिग्री है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, P
कॉस 53 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री। तो रिजल्ट है हमारा P कॉस 37 का कुछ रिजल्ट था क्या? क्या था? 3/5 था क्या? चलिए आप लोग बोल रहे तो सही होगा। 3/5 माइनस 4/5, तो -1/5 यानी -P/5 ये एनर्जी इसका वर्कडन हो गया। नोट कर लिए? करिए नोट जल्दी। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। वर्कडन के बाद कुछ टॉर्क पे भी देखेंगे। पहले वर्कडन का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। डायपोल मोमेंट P है, कुछ ज़्यादा बड़ा डायपोल नहीं लग रहा है देखने में। डायपोल मोमेंट P है, ठीक है। इसने एंगल अभी भी 37 डिग्री ही बनाया हुआ है और इस बार इसको इस तरफ लेके चले आए हैं और इधर से इसने 53 डिग्री एंगल बनाया है। बताइए वर्कडन क्या होगा? बताइए। तो आ गया सॉल्व। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो θ1 तो 37 अभी भी दिया हुआ है ना, बट θ2 जो है उसके लिए क्या क्या 53 डिग्री दिया हुआ है। देखो अगर ध्यान से तुम, तो हमने जो एंगल लिया था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से लिया है एंगल, है ना। तो याद रखना है हमेशा कि हमको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ से हमको एंगल लेना होगा। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर ये डायरेक्शन दिया हुआ, सॉरी छूट गया था। तो θ2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री -53, ठीक है। तो 180 -53 जो भी हो, लास्टली तो आपको इसलिए अब नहीं करना है क्योंकि वहाँ तो सॉल्व आपको 180 -53 से ही करना है, क्योंकि cos 180 - θ का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। कुछ क्या होता है पता नहीं, कुछ तो होता होगा। क्या था बताइए? cos 180 - θ क्या होता है? ये तो फिक्स है कि माइनस कॉस ही कुछ होगा। तो माइनस कॉस 53 डिग्री, फिर माइनस तो है ही cos 37 डिग्री, और बाकी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 वैसे ही, और उसका 4/5 वैसे ही, तो -7/5 आ गया। यानी ये रिजल्ट आ जाएगा -7 P/5, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं टॉर्क पे क्वेश्चन पे, ठीक है। टॉर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइएगा आप लोग। हो गया नोट? तो चलो अब टॉर्क पे चलते हैं। टॉर्क के कुछ सवालात और जवालात करते हैं, मतलब जवाब भी करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, मान लो ये चार्ज -q है, ये चार्ज +q है, इस पे ऑब्जेक्ट पे मास है 2m, इस पे m, और ये लेंथ l है दोनों के बीच का, ठीक है। और निकालना ये है अल्फ़ा कितना होगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या दिया है वो देख लो, मतलब क्या दिया है, क्या कुछ खास नहीं दिया है एक्चुअली, सिर्फ वो ई बता दिया कि ई है, और ये एंगल उसने बताया है 37 डिग्री ही लेके चलते हैं। बताओ अल्फ़ा क्या होगा, सोचो।
सोच लिए, बन गया। देखो सबसे पहला बात कि अल्फा कैसे निकल सकता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एक आई अल्फा, होता है ना, वेरी गुड। और टॉर्क का फॉर्मूला हमने सीखा है वो होता है पी साइन थीटा इक्वल्स आई अल्फा, ठीक है, वेरी, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं हमको। हाँ, आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई क्या आएगा, तो बहुत सिंपल है, दो मास है, यहाँ पर आप रिड्यूस मास का कंडीशन लगा लीजिए। रिड्यूस मास का कंडीशन क्या होता था, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता था ना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। तो ये रिजल्ट कुछ आ जाएगा आपका 2/3, 2/3m 2/3m। और अल्फ़ा का यहाँ पे जो आई आएगा, आई आएगा ना यहाँ पे, तो पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू डी एस, म्यू डी नहीं एल, म्यू एल स्क्वायर, ठीक है। तो p का वैल्यू तो कुछ नहीं है, e का भी वैल्यू कुछ नहीं है, साइन थीटा का वैल्यू है क्योंकि साइन 37 होता है कितना, 3/5। तो 3/5 भी होता होगा, तुम लोग बोल रहे हो तो गलत थोड़ा बोलेगा, 3/5। और म्यू एल स्क्वायर, तो म्यू का वैल्यू हो गया 2/3m, 2/3m एल स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 9pe अपॉन 10ml स्क्वायर। और कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यार यही करेंगे कि p को हम q इंटू एल लिख देंगे क्योंकि p तो हमको दिया नहीं है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे 9q इंटू एल, एल क्यों, क्योंकि एल ही सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच में, इंटू ई डिवाइडेड बाई 10ml स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 9QE डिवाइडेड बाई 10ml, ये अल्फ़ा का रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे वही करिए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर सही है, वो भी सही है। अगर पी देता तो पी के टर्म में आंसर लाते हैं, लेकिन यहाँ पी दिया नहीं है इसलिए पी के टर्म में आंसर नहीं लाए हैं। इसको नोट कर लीजिए और ये याद रखिएगा, अगर नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। अब एक चीज क्या पूछ सकता है इसमें, और सोचिए, देखिए पूछ क्या सकता है। सबसे पहले हमको ये मालूम है कि इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर ही होगा चार्ज के हिसाब से, और अगर हमसे ये बता दिया है कि ई का डायरेक्शन क्या है तो हमने टॉर्क का डायरेक्शन निकाल लिया है कि वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज है, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में से भी देखो ना, इनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है ना, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अल्फा का डायरेक्शन अगर हमसे पूछता तो क्या करते हैं, तो टॉर्क इजकल टू आई अल्फा। सिंस इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब अल्फा डिपेंड करेगा टॉर्क पे, अगर टॉर्क क्लॉकवाइज है तो अल्फा भी क्या होगा, समझदार तो आप हैं। चलिए इसी पे आप अगला क्वेश्चन देते हैं, इन्हीं सब कंडीशनों पे एक नया सवाल बिठा दे इसको, ऐसे इस पे हम चलेंगे और सवाल देखेंगे, लेकिन पहले उसके एक्चुअली इसमें और भी क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है उसके बारे में बात होगी, लेकिन उसके पहले हमको इस सवाल को करना ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हल्का फल्का संबंध है। तो शुरू करें शुरू, चलो ठीक। तो ये है हमारा और आपका जाना पहचाना कलकत्ता 58 से तैयार हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो अब क्या होगा, समझो जरा ध्यान से, कह क्या रहा है कि ऐसे एक डायपोल को हम ले गए हैं, यहाँ से यहाँ ले गए हैं, एकदम छोटा एंगल थीटा, बहुत ही छोटा एंगल थीटा पे ले गए हैं, ठीक है। मान लो ये पोजीशन को अब हम यहाँ ले ही के चले गए तो उसमें क्या दिक्कत है, तो हम यहाँ पहुँचा ही दिए बेचारे को ए से बी पे, ठीक है, और यहाँ से इसको रिलीज किए हैं। और आपको अब बताना क्या है, इसको हटा, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इतना ही डायरेक्शन में तो काफ़ी हो गया था मेरा। अब बताना क्या है वो समझिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है, कि बेचारा ए से बी आ रहा है बंदा,
कौन, ये डाइपोल वाला बनता, ए से बी आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन बताना है आपको और बताना है कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीज बताना है। किसका किसका बस सुन लीजिए, थीटा का, सबसे पहले तो थीटा ही आता है। थीटा आता है तो घुमाए हैं तो टॉर्क लगेगा, वेरी गुड, टॉर्क लग जाए। टॉर्क लगेगा तो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा आएगा तो कहीं ना कहीं ओमेगा तो आएगा ही आएगा। इसका डायरेक्शन बताना है आपको, और कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा वो भी हम देख लेंगे। फिर वही चीज़ अगर ये फिर यहाँ चला गया, क्योंकि जब इस पे आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे कि जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा उसके बात करेंगे, बी से सी पे, ठीक है। तो वह उसका भी कंडीशन निकालेंगे, बी से सी का भी, बी से सी का, सी से बी नहीं, बी से सी का। सोचिए 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 सोचिए, सोच लो ठाकुर, बनाओ। हो गया बना। देखो थीटा का डायरेक्शन तो तुमको साफ दिख रहा है कि तुम पहले ही उसको लेके चले गए हो एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये तो साफ दिख रहा है कि तुम उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चले गए हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड डायरेक्शन। टॉर्क ये तो एकदम साफ है कि ये इनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी क्लॉकवाइज इस तरह से, और जो टॉर्क वो अल्फा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा शायद साथ होगा, ठीक है। और रोटेशन किधर हो रहा है, तो तुम इसको इधर टॉर्क लग रहा है और इधर ही ये रोटेट कर रहा है ना, तो इसका रोटेशन भी ऐसे हो रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज। अब बताओ कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है और कौन इंक्रीज कर रहा है। सोचो, देखो एंगल को तो तुम एंटी क्लॉकवाइज लेके चले गए, बहुत अच्छा बात है, लेकिन टॉर्क जो क्या कर रहा है, टॉर्क कर रहा है क्या कि उसको मीन पोजीशन में फिर से वापस लाना चाहता है। ऐसे भी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो आपको समझ में ही रहा है, वो वापस लाना ही चाहेगा, उसको और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो ये क्या कर रहा है, इसको घटा रहा है, ठीक है, घटा रहा है, वेरी गुड। अब घटा रहा है तो क्या होगा, देखो खुद भी घट रहा होगा। पूछो कैसे, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, और जब हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में, जब 0 डिग्री की बात करते हो तो साइन 0 होता है, 90 डिग्री की बात करते हो तो 1 होता है। मतलब कि एंगल जैसे जैसे 90 से 0 की तरफ आ रहा है साइन का वैल्यू घट रहा है, तो साइन अगर घटा है तो टॉर्क भी घटेगा। चलो घटा, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, सोचो, अल्फा भी घटेगा, क्योंकि अल्फा तो वैसे ही चलेगा जैसे जैसे टॉर्क चलेगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा, आई से कोई मतलब होता नहीं है, आई एक्चुअली सिंपल एक मास की तरह बिहेव करता है ना रोटेशन में। लेकिन ओमेगा के हाल क्या होगा, व्हाट अबाउट ओमेगा, तो ओमेगा जो है वो आपका बढ़ेगा। अब उसका रीज़न सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ओमेगा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ता है। देखो बात समझो, एक्सेलरेशन घटने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन घटने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी घटना नहीं होता। इसका मतलब है कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी घट रहा है, समझे, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी घट रहा है। पहले मान लो 10 हो रहा था हर सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज, अब 5 हो गया, अब 4 हो रहा है, अब 3 हो रहा है, तो रेट चेंज घट रहा है लेकिन वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है। जैसे मान लो अगर हम कह दें कि ए मेरा पहले 10 था, मतलब क्या हुआ, हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। अब वो एक्सेलरेशन घट के 8 हो गया, अब क्या बोलोगे कि वेलोसिटी हर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, तो क्या वेलोसिटी घटा, एक्सेलरेशन तो घटा लेकिन वेलोसिटी फिर बढ़ा। भले उसके बढ़ने की रफ्तार कम हुई लेकिन वेलोसिटी फिर भी बढ़ रहा है। तो ये याद रखना कि जब ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो इधर वेलोसिटी और इधर ओमेगा ये हर हाल में बढ़ेगा, उसको आप बढ़ने से रोक नहीं सकते, हम क्या कोई और भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब इसको हम बता दिए, तुम बी और सी का सॉल्व करो जल्दी से, तब तक इस ट्रेन का कुछ इलाज किया जाए। हो गया, बनाए, चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहली बात कि तुम इसको यहां लाओगे तो थीटा तो सबसे पहले दिख गया हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो यहाँ से इसके लिए बात करें डायरेक्शन की, किसका किसका, थीटा का, टाउ का, अल्फ़ा का, ओमेगा का, ठीक है, इन चारों का डायरेक्शन का बात करते हैं, किसका, डायरेक्शन का बात करते हैं। और थीटा जिसमें हमको दिख रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। पी अभी इस तरफ है और ये ई इस तरफ है, करो, टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है ना, और थीटा अंदर की तरफ आ रहा है, वाह। तो ये एंटी क्लॉक, तो ये भी एंटी क्लॉक, लेकिन ओमेगा अभी भी इसको यहाँ से यहाँ रोटेट ही कर रहा है इसी तरफ, तो ये अभी भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज की बात करनी है, किसकी, डिक्रीज इंक्रीज की बात करनी है। थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज करेगा तो टॉर्क इंक्रीज करेगा, टॉर्क इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ओमेगा डिक्रीज करेगा। कारण समझो, अल्फा है तुम्हारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ओमेगा है क्लॉकवाइज विच इज नॉट इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देन इट विल डिक्रीज। और ऐसा एसएचएम में भी होता था, याद करो, जब वो ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग मास वाला सिस्टम याद करो या कोई भी, जब वो मीन पोजीशन की तरफ आता था तो उसका वेलोसिटी बढ़ता था, फिर वहाँ से वो लोअर एक्सट्रीम या अपर एक्सट्रीम की तरफ जाता था तो उसका वेलोसिटी घट के 0 हो जाता था एकदम फाइनली, याद करो ऐसा कुछ होता था। तो वही कंडीशन है। अब इस पे क्वेश्चन देंगे, नोट करो इसको, हो गया नोट, चलो ठीक है, हो गया नोट। अब बताओ इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ही बताओ ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, एक्चुअली इसका टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का जब एकदम स्मॉल एंगल रहे तो। चलो इसको थोड़ा सा एंगल हटा देते हैं, इस बार एकदम स्मॉल एंगल रहेगा, सेम वही क्वेश्चन उतारते हैं और आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस बार डायपोल मोमेंट भी दे देते हैं आपके सहूलियत के लिए। चलो, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ सही बोले, हमारा आपका जाना पहचाना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक डायपोल रखे हम, ठीक है, जिसका पी है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में ये एंगल थीटा दिया हुआ है आपको, आप यहाँ से यहाँ इसको लेके आए थे, बहुत ही छोटा एंगल है, और आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बताइए, सोचिए। एंगल बहुत छोटा है, बस इतने याद रखना है कि एंगल इज टू स्मॉल, बहुत सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व होगा। टॉर्क का फार्मूला क्या था हमारा, पी साइन थीटा फार्मूला था हमारा, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ टॉर्क का डायरेक्शन एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, और एंगल स्मॉल है, साइन थीटा नियर अबाउट थीटा है ना, तो ये माइनस थीटा, साइन थीटा है, ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू थीटा, ठीक है, और माइनस पी इंटू थीटा, और टॉर्क को हम लोग लिखते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, टॉर्क नहीं लिखते थे वो, सॉरी, टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा माइनस पी इंटू थीटा, तो अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू आई इंटू थीटा, ऑब्जेक्ट मान लो वही सेम 2m, और ये कितना का था, m का था, q और माइनस q तो था ही। तो अब तुमको निकालना है यहाँ से क्या कहते हैं टाइम पीरियड, तो अल्फा इक्वल्स क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो इस हिसाब से ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, पी अपॉन आई के। आई अभी हम लोग जस्ट सॉल्व किए थे, याद है ना, आई क्या आया था, म्यू इंटू एल स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट पी अपॉन म्यू एम एल स्क्वायर, म्यू एल स्क्वायर, और म्यू का वैल्यू अभी याद होगा जस्ट रखे थे अभी हम लोग, कितना 2/3m, तो म्यू का वैल्यू 2/3m रख दो, ओमेगा मिल ही गया, टी इक्वल्स क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, आ गया आंसर, एल बाहर आ जाएगा, और क्या यही होगा ना। चलो नहीं भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस म्यू का वैल्यू रखो 2/3m, बस ये करो, नोट करो इसको, कंडीशन को। माइनस क्यों हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि टॉर्क हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा किसके, एंगल के, वो दिखा था आप लोगों को भी, नोट करो।
हो गया नोट। चलो अब इसी क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थीटा भी देते हैं, पी को तो पी रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। बस ये याद क्या रखना है कि एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर एंगल बड़ा हुआ तो फिर ये कंडीशन जो SHM का है वो नहीं होगा, वो ऑसिलेटरी हो सकता है बट इट कांट बी SHM। ये काले मिटा दिए, इसको पहले रहने दो, ठीक है। तो ये 37 डिग्री एंगल है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको क्या किए हैं, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। आपको बताना है फाइंड ओमेगा एट मीन पोजीशन। आपको ये तो मालूम है, याद आ रहा था कि ओमेगा बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है, आपको भी मालूम है, लेकिन ओमेगा कितना बढ़ा तो कितना, सही सोचिए। मिनट हुआ है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अरे सॉरी, देखो 37 डिग्री है और कुछ नहीं दिया। देखो सबसे इजी तरीका जो है हमारा वो है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, यानी P इनिशियल के ई इनिशियल इक्वल्स P फाइनल के ई फाइनल। ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन, सॉल्व करना है, देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस पी सॉरी कॉस 37 प्लस 0, फिर माइनस पी, आप इसको यहाँ लेके चले आए 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यही होता है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या आप सोचते थे कि यहाँ पर बी स्क्वायर लगाएंगे, ऐसा सोचे थे, गलत सोचे थे। कॉस 37 कितना, साइन 37 कुछ 3/5 होता है, तो कॉस 37 कुछ 4/5 होगा, और क्या। तो माइनस 4e/5 इक्वल्स माइनस पी। हाँ, अब आई की बात आती है, आई की बात आती है, क्या किया जाए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास, तो उसके लिए हमको पहले लेंथ चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, इसका लेंथ 2l ले लेते हैं, ठीक है। तो हर एक का सेंटर से डिस्टेंस l हो जाएगा, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर और इसका भी ml स्क्वायर, तो 2ml स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, कितना आसान है। अब क्या करना है, इसको इधर ले आना है, और क्या, P माइनस 4p/5 इक्वल्स ml स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 में 4 गया 1, क्या ऐसा होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट 5 में से 4 गया 1, कितना बच जाएगा बच्चा, P/5 ml स्क्वायर, ठीक है। एंगल बढ़ा दिया था इसलिए, अगर छोटा एंगल देता तो आप टॉर्क का वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे, है ना, कैसा, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा, फिर वो माइनस में होगा साइन थीटा थीटा के इक्वल, लेकिन वो छोटा एंगल, यहाँ छोटा एंगल नहीं था, इसलिए वो कंडीशन अप्लाई नहीं किया जा सकता था। अब अगर मान लो इसमें चार्ज क्यू बोल देता कि ये बाबू क्यू है, ये मेरा माइनस क्यू है,
तो P को क्या लिखोगे, Q इंटू 2L, L से L कट जाएगा, है ना, P कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L, तो फिर यहाँ से ओमेगा कितना हो जाएगा तुम्हारा 2QE अपॉन 5ml। ये रिजल्ट हो गया। जैसा भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, P दे Q दे जैसा दे आंसर यही रहेगा, इस टाइप का ही रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का आज का। यहाँ तक तो हम लोग ये सीख लिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो गया, वर्क डन का समझें, टॉर्क का बात किए, है ना, इन सब की सारी बातें हो गई। अब आप लोग में एक क्यूरियोसिटी है कि कैपेसिटर, है ना, मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आखिर कैपेसिटर कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कहाँ, वो तो घर पे ही होगा आपके, बड़ा बात है। और कब होगा इसकी बात हो सकती है, कैसे होगा इसकी बात हो सकती है। तो कब होगा अगले क्लास में, कंडक्टर से शुरू करेंगे, कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे और आराम से पढ़िए, क्योंकि कैपेसिटर मोर और लेस वही हाल है जितना आपने रजिस्टर्स में पढ़ा है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग केसेज हैं, अलग अलग कम्बिनेशन हैं, उनके सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। इसमें भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। फिर इसमें भी हम लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें भी नहीं, इसमें ही करना चाहिए, उसमें तो है ही नहीं वैसा कुछ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल है और स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का भी कुछ केसेस हैं हमारे पास, है ना। एक होता है कि अब थोड़ा बाद में उसके बाद मत करेंगे, लेकिन हाँ जानना क्या होगा, शुरुआत कैसे करनी होगी। तो शुरुआत कंडक्टर से करेंगे, ठीक है, शुरुआत कंडक्टर से करेंगे, डाइलेक्ट्रिक की बातें करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, ये सब होता क्या है, पोलराइजेशन की। जनरली पोलराइजेशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की बातें तभी समझ में आएगी जब पोलराइजेशन समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे तो कभी कभी इसकी बातें शुरुआत में ही हो जाती हैं जब हम इंड्यूस चार्ज की बात करते हैं और चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं, तो नहीं है तो चलो कोई दिक्कत, हम लोग इधर ही कर लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। और शुरू करेंगे कैपेसिटर फिर आपका। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे होम, स्टे सेफ।